बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, अब आपका MTH 104 है। ये आपका जो बुक कोड है, इसका टाइटल है सेट्स एंड लॉजिक। अब इस आपकी बुक जो है या टाइटल है, इसके अंदर कोर्स के मुतालिक बताया गया है, ठीक है, और सेट्स और लॉजिक के मुतालिक बात की गई है। ये कुछ वर्डिंग आपकी पहले पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने ये बताया आपको कि एक टर्म यूज़ होती है नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू कहते हैं कि उस चीज़ को जो हर जगह के ऊपर ट्रू होती है, ठीक है, हर सिचुएशन में। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है जी क्या 3 = 3 है, ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं। 3 = 6/2 और x = x, या 17 प्राइम है तो हमेशा प्राइम ही है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद ये लॉजिकल आर्गूमेंट है, वो रीजनिंग होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट के जो है ना, ठीक है, वैलिड या इनवैलिड होने का फैसला करते हैं। अच्छा, ये एम्पिरिकल वन क्या होता है? एम्पिरिकल वन ये होता है कि मसलन कि आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं और उससे जो आपका मुशाहिदा होता है उसकी वजह से जो भी आप रिज़ल्ट ड्रा करते हैं वो आपका एम्पिरिकल होता है, ठीक हो गया। और जो आपके पास लॉजिकल होता है, उसकी सादा मिसाल ये है कि आप कॉइन ले लो। अब कॉइन की एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल होता है, ठीक है, यही मामला चलता है ना। अब दो पॉसिबिलिटी आपसे वैसे भी कोई पूछता है कि हाँ भाई इसके आने के क्या चांसेस, इसके आने के चांसेस, तो आप ये बनाओगे। अभी आपने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं की है, ठीक है, आपके अपने जहन में कि यार एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये टोटल तो 2 हैं, तो आधे आधे चांसेस हैं, इसको आधे आधे ही कहते हो ना आप सादा लफ्ज़। तो ये तो आपका एक थेरेटिकल अप्रोच है ना। प्रैक्टिकली क्या, आप सिक्का टास्क करना शुरू कर दो, ठीक है, आप 100 या 1000 मरतबा ट्रायल कर लोगे तो वहाँ से आपको जो एविडेंस मिलेगा वो एम्पिरिकल होता है आपका, ठीक हो गया। ये प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है मैथ की लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे ना, प्रूफ की, ठीक है, तो प्रूफ आप किसी थ्योरम को, स्टेटमेंट को कर रहे होते हैं, वो फिर ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो हर मरतबा क्या होती है, ट्रू होती है। जिस तरह ये है कि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू है, तो ये भी प्रेपोजिशन ही है ना, स्टेटमेंट इसे कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ जो सम है इंटीरियर एंगल्स का, वो सारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ऐसे ही है, इसकी बात करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमेशा ट्रू हैं, या ऐसी प्रीपोजिशंस, उनको हम क्या कहते हैं, थ्योरम्स कहते हैं, और उन्हीं के प्रूफ होते हैं। प्रूफ तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, कि जिसमें आप क्या करते हो, ठीक है, जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके साथ रीजनिंग दे रहे होते, ठीक हो गया। इसके बाद एक टर्म इसमें यूज़ होती है रिगोरस, ठीक है। रिगोरस का मतलब होता है क्लियरली, कि आपको कोई चीज़ मुबहिम हुई ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर ये लिखा हुआ है कि x > 2 है, तो ये एम्बिगुअस है, रिगोरस नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ है तो ये क्लियर है, क्योंकि पता है 3 2 से बड़ा होता है। यहाँ x का पता ही नहीं है, ठीक है, x हो सकता है 2 से बड़ा हो, x हो सकता है 2 से बड़ा ना हो। तो जो अनक्लियर सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको रिगोरस नहीं हम कहते हैं। जो क्लियर सिचुएशन होती है उसको रिगोरस कहते हैं। तो वो प्रूफ इस तरह से किए जाते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया हैं, प्रिंसिपल स्टडीज़ हैं, इसमें वैलिड है, इन्फ्रेंसेस, नतीजे वगैरह, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह निकाली जाती। अब आ जाती है सेट्स की बारी। सेट्स वो कहता है कि जी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है,
ठीक है, अब इसके बाद डिटेल से बात करते हैं सारी। तो ये कुछ टर्म्स वगैरह थी जिसमें हम सारी चीज़ करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर ये होता है कि जो वो तमाम आर्गूमेंट्स जिसकी मदद से क्या करते हैं आप मैथमेटिक्स के प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको पता तो है कि ए यूनियन बी जो है, बी यूनियन ए के बराबर अगर है तो ये मैथ के अंदर ही है ना, तो इसमें मैथ की रीजनिंग ही आपको देनी पड़ेगी। ये वो पहला पैराग्राफ है जो आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, ठीक है, वो बच्चों को उनके मुतालिक पता नहीं होता, तो वो चीज़ें आपके सामने मैंने फिर रख दी हैं। हाँ, इसमें एक टर्म यूज़ होगी, उसको हम कहते हैं एक्सियम। ठीक है, एक्सियम एक ऐसा रिजल्ट होता है जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब 3 बराबर 3 गया तो इसको किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 2 जो उसका आंसर 3 आएगा, जो एविडेंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, यह हम कहते हैं स्पोर्ट्स जो होता है उसकी वजह से इंसान का करैक्टर जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो वो अब उसको प्रूव करने की तो ज़रूरत नहीं है। वो जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनका कुछ मिजाज या सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। बहरहाल ये कुछ आपके लिए जो है ना वर्डिंग के अंदर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये आप देख लें। इसके बाद फिर सेट्स वगैरह के ऊपर डिटेल में बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये डाटा वगैरह जो है फिर ये आपके काम आता है। वो पढ़ना या ना पढ़ना ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने किसी वक्त में जाके टीचिंग करनी होती है। ठीक है, दुनिया में हर किस्म की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसी में से ये सारी चीज़ें जो होती, तो वो बंदे को जब वास्ता पड़ता है, जो टीचिंग करने वाले लोग हैं उनके सामने ये जब सूरत हाल आती है, ठीक है, तो वो ये है कि फिर उनको पता होता है कि ये क्या है। ठीक है, करने को तो वो रिसर्च आप जब मर्ज़ी करेंगे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन रिसर्च करने से जो नॉलेज आता है हर मरतबा ज़रूरी नहीं होता कि आपके वो सारे पॉइंट्स क्लियर उस वक्त कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने तैयार की हैं। अब आ जाओ आप सेट्स के ऊपर, जो आपका अगला टॉपिक है इसका। सेट हम किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास आप कहते हो आप डाई रोल करते हो। ठीक है, आप जब डाई रोल करोगे तो उसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? यही होती है ना कि 1 डॉट आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे। ठीक हो गया। वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप अगर इस सेट में ये वाले एलिमेंट पुट करोगे तो दूसरा बंदा भी यही करेगा। ठीक है, तो ऐसी तमाम कलेक्शन जिसके अंदर हर पर्सन एलिमेंट सेम प्लेस करे उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसके अंदर एक बंदा एक एलिमेंट प्लेस करता, दूसरा दूसरे कर देता, मतलब आप कहते हो कि जी 6 अदाकारों के जो है ना उसका सेट बनाएं आप, तो वो मैं कुछ कर दूंगा, आप कुछ कर दोगे, तो वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, कलेक्शन नहीं है 5 एक्टर्स की। ठीक है, जबकि ये जो आपके पास है डाई के केस में, ये सारी दुनिया में यही है। डिस्टिंक्ट का मतलब तो ये होता है ना कि ये सारे डिफरेंट होने चाहिए, और एन ऑन ऑर्डर का तो मतलब ये होता है कि वो जिस मर्जी तरतीब में रख लो। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि अगर आप ये इसको कहते हैं टेबुलर मेथड। ठीक हो गया, और जो वर्डिंग में लिखा होता है वो तो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, आई बात समझ में? ये डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, ये टेबुलर होता है, और ये आपके पास इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये सारी सूरत हाल होती है इसके अंदर। तो ये एक एक्स जो है वो इन में से यार नंबर को शो करता है ना। ठीक है, और आगे आपने एक्स बयान कर देना होता है क्या? बाज़ औक़ात वो आपको इस शक्ल के अंदर ये लिख के यूँ दे देता है कि एक्स सच दैट, ठीक है जी, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स जो है वो जो इस इक्वेशन का सलूशन है ना नेचुरल नंबर में से, उसको यूज़ करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये बात आपने याद रखनी है इसमें कि ये इसको इन जनरल एक और भी शेप होती है, उसके अंदर भी इसको शो करते हैं लोग। सेट बिल्डर के अंदर इसको यूं भी लिखा जाता है एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स जो है वो मेंबर किसी भी सेट का हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो एन का हो सकता है, एंड उसमें फिर इस तरह इक्वेशनल फॉर्म एक दे दी जाती। ठीक है,
बात समझ में आई कि नहीं? या सिंपल इसमें पी ऑफ एक्स ही लिख दिया जाता है, कोई एक्सप्रेशन भी होता है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो वो कुछ भी आ सकता है, इनइक्वालिटी आ सकती है। अब ये जो आपके पास ये बन गया, इसको कहते हैं सेट, जो किसी भी सवाल के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज़ का सेट होता है, ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी कि चलो ये आपके पास है कि आप कहते हो कि आप जिस कैंपस में पढ़ते हो उसके जितने स्टूडेंट्स हैं आपको उनकी एवरेज हाइट चाहिए। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं या जितने यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके मतलब आपने कोई रिज़ल्ट बनाना है, वो सारे आपकी क्या बन जाते हैं, पॉपुलेशन बन जाते हैं। और उनका जो सेट बनेगा, ठीक है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं या सैम्पल स्पेस भी नाम दिया था स्टेट के अंदर। तो इनकी आप 1000 बंदों की क्या करें, हाइट मैयर कर लें, तो ये आपके पास जो है ये सारा क्या बन जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसी तरह ये सेट बनता है डॉट्स की शक्ल में जो बनाया हुआ आपके लिए, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करते हैं, आप कहते हैं जब आप लूडो का दाना थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो इनमें से जो इवन नंबर हैं सारे, ठीक है, वो आ जाएंगे। तो वो इसी में से आए हैं ना। जब किसी बड़े सेट में से चंद एक यूनिट निकालते हो तो उसको सबसेट कहते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहते हो जी जब आप डाई थ्रो करोगे, ठीक है, तो नंबर जो है 1 से लेकर 6 तक आएगा, फिर ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। ये भी इसमें से मेंबर आए, ये भी इसमें से, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसके अंदर इसके सारे मेंबर नहीं है, जबकि इसके अंदर इसके सारे मेंबर हैं, उस वजह से इसका नाम रख दिया जाता है। अब जो ए होता है वो इसमें से जब ड्रा किया तो ए प्रॉपर सबसेट होता है एस का इस सूरत में, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें से तो आए हैं लेकिन सारे नहीं आए। यहाँ हम कहते हैं एस सुपर सेट है ए का। इस सूरत में जब आपके पास किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर आ जाएं तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है, या एस हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। फिर जब एक सेट दूसरे का इम्प्रॉपर हो और दूसरा पहले का इम्प्रॉपर हो जाए तो वो दोनों इक्वल सेट्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये 3 तरीके हैं लिखने के इसके। इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड आ गया। ये रोस्टर या टेबुलर होता है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर भी 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। मकसद तो वो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना होता है ना। अब मज़े नेचुरल नंबर है 1 से 5 तक ही हैं, तब भी बात वही है। वो नेचुरल नंबर जो 5 या उससे छोटे हैं तो अंडरस्टूड है वो 1 तक आएंगे। फिर ये कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर हैं तो भी बात ठीक है उसकी, ठीक हो गया। फिर ये एप्सिलॉन एक टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है। ये जितने भी आप ये वाले लेटर्स पढ़ते हैं, इनके अलावा जो आपको अनफेमिलियर किस्म के लेटर्स देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, वो सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मकसद होता है ये किसी एलिमेंट को ये शो करना कि वो किसी सेट का मेंबर है कि नहीं। मतलब ये लिखा होगा 5 एप्सिलॉन ए, तो इसका मतलब क्या, 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ हम कहते हैं जी कि 5 इज़ ए मेंबर ऑफ ए, ठीक है। और किसी भी सिंबल जो है उसके ऊपर जब आप ये क्रॉस कर देते हैं तो आप उसकी नेगेशन कर देते हैं। मकसद क्या है कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए या 7 इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ए, ठीक हो गया। एम्प्टी सेट किस चीज़ को कहते हैं और यूनिवर्सल सेट, इसके मुतालिक ना 2 चीज़ें याद रखनी है आपने। एम्प्टी सेट बनता कैसे है, जब प्रैक्टिकली आपके पास कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ जब डाई रोल करोगे तो 7 आएगा, तो 7 तो उसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि अंदर कोई एलिमेंट मैं लिख ही नहीं सकता, तो वो खाली सेट होता है। तो इसको ये इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए होता है, ये याद रखना। मिसाल के तौर पर कोई कहता है जी इस बंदे ने सदा ज़िंदा रहना है, विजदान तो नहीं है वो सदा ज़िंदा रहना, तो वो इम्पॉसिबल होगा। तो इम्पॉसिबल सिचुएशन के अंदर जो चांसेस क्या होते हैं, 0 होते हैं। नल जो सेट है या एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तो श्योर होता है ना इवेंट्स के लिए, ठीक है। क्या कोई भी ज़ीरो है या कोई भी जानदार है, ठीक है, तो डेथ जो है वो एक बिटर रियलिटी है, वो सबको उसमें से गुजरना है, तो वो तो श्योर है ना। क्या ख्याल है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो श्योर इवेंट्स बनने होते हैं उनकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो ये। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो हम यूज़ करते हैं ना सेट बिल्डर नोटेशन, अगर आप गौर करो तो ये जो आपके पास है ये डिस्क्रीट नेचर के जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये सबके लिए होता है, डिस्क्रीट के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। प्लस स्पेशली जो इसका किया गया था वो कंटिन्यूस
नेचर के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये डॉट्स हैं, आप जब इसको शो करोगे तो वो तो आप ये बनाओगे, क्या ख्याल है, 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं आपको रियल नंबर की बात करूँगा, ये तो नेचुरल नंबर है, तो रियल नंबर की जब मैं बात करूँगा कि भाई ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की जो हाइट है उसकी रेंज क्या है, 4 से 7 तक, ठीक है। तो अब ये तो नहीं मैं लिखूँगा 4 5 6 7, बोलो हो गया। आपको पता है कि खाली ये वाले नंबर तो नहीं इसमें अटेन होंगे, क्या ख्याल है, आपको पता है कि पॉइंट वाले भी आ जाते हैं। तो जब इम्पॉसिबल सिचुएशंस आती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो फिर ये सिचुएशन की जाती हैं। ये तो ज्योमेट्रिक मीनिंग होते हैं ना चीज़ों के, जिस तरह ये डिस्क्रीट का केस होता है, ये कंटिन्यूस का होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की, ये छोटी जमातों में भी आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कि दो सेट जो होते हैं वो कॉमोडेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। कि अगर आप ए यूनियन बी निकालो, अगर उसका ऑर्डर चेंज करोगे, ये ए है ये यूनियन बी है, तो बी यूनियन ए का मतलब बी को पहले लिख लो, यूनियन ए को बाद में लिख लो, आंसर तो फिर वही आना है, क्या ख्याल है। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इसी तरह इंटरसेक्शन है, ठीक हो गया। इसी तरह वो एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि आपके पास ये दो तरह से होता है, यूनियन के लिहाज से भी होता है कि इसमें 3 सेट लो, उनमें से कोई से भी 2 जो है ना जिस मर्जी तरीके से क्या करो आप एसोसिएट कर लो, चाहे वो इंटरसेक्शन के लिहाज से करो, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और ये होता है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। आई बात समझ में कि नहीं, इसकी बात कर रहे हैं हम। इस तरह फिर आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी 2 तरह से होता है, एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी यूनियन ब्रैकेट के बाहर होता है, इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 अमल होते हैं, इसको ए यूनियन बी लिख लेते हो, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख लेते हो, ठीक है। इसे कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन इनसाइड है, तो वो ये किया जाता है, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक हो गया, इसकी बात की जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। अब ये देख लीजिएगा कितनी इस पीपीटीज बनती हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह इससे आगे भी करेंगे। ये बेटे आपका जो है ना, इसका सेमेस्टर 1 जो बीएस मैथमेटिक्स का, ये 102 भी अपलोड हो गई है, 104 भी हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी आएंगे, ये भी आ जाएगा मैथ एमटेड। ये सारा आपका बीएस मैथमेटिक्स जो इसका सिलेबस पूरे का पूरा आ रहा है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आ जाएगा। होप्स हो के ये आपके मिड टर्म होने से पहले मिड टर्म का सारा सिलेबस आपको मिल जाए, ठीक है। अब रहेगी अगली बात जो आपकी कि 75% बच्चे जो होते हैं वो डाटा डिमांड करते हैं कि हमने पेपर की रात पढ़ना है। तो भाई पेपर की रात पढ़ने से बेहतर है कि आप अगर पेपर की रात पढ़ के आप अच्छे नंबर लेते हैं, मेरा आप पेपर पास कर लेते हैं, तो सोचो फिर हर रात ही अगर पढ़ोगे तो क्या होगा। तो उसके लिए ये वेबसाइट बनाई है, इसमें नोट्स हैं लेक्चर वाइज, ठीक है। ये एआई की मदद से बने होते हैं, इसमें स्केलिंग होती है कि 1 to 10 आप हम कितने डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं। तो इसमें इन रिकमेंडेड बुक्स, रेफरेंस बुक्स और ये आपके हैंडआउट्स जो है ना, ये वो एआई को दिए जाते हैं ख़ास तरीके से। जो हमारे एआई चैट बोर्ड्स हैं ये वेबसाइट के अंदर ही मौजूद हैं। तो जो बच्चे इसको मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो उनकी ईमेल के ऊपर जो है ना, पहले तो वेबसाइट का पासवर्ड एक्टिवेट किया जाता है, फिर इसका सेपरेट होता है, ठीक हो गया। नोट्स का ये मेगा फाइल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारे सॉल्व है। शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल इनकी तादाद मिड टर्म के पेपर्स के लिए 2000 है, और जो एमसीक्यूज हैं वो अलग से 2000 है, ठीक हो गया। मेगा फाइल्स में तो जितना डाटा अवेलेबल है पास पेपर्स के अंदर, ठीक है, उनको भी इसी तरतीब से बनाया गया है। फिर
उसमें जितने क्विज़ेज़ अवेलेबल हैं या असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करके भी रख दिया गया है। ये एआई चैट बोर्ड्स हैं, ये इमेज वाले भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जिस मर्ज़ी लैंग्वेज के अंदर देंगे उसी में आंसर कर देता है। फिर एआई ट्यूटर है, वो उससे समझना चाहते हैं वो समझा भी देगा आपको। ठीक हो गया। तो ये है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ अपना ईमेल दें आप और उसके बाद आप एक्सेस ले लें। ठीक है। फिर ये जूम और गूगल मीट के ऊपर ऑनलाइन एकेडमी है, वो तो फिर इसी तरह ही क्लासें होती हैं जिस तरह ऑफलाइन होती हैं। इसमें बीएस मैथमेटिक्स है, सीएस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी है। शाम का इसका टाइम मोस्टली हमारा चलता है 7 से 10 बजे रात। ठीक है। सुबह वाला जो है बच्चे अगर हों तो पढ़ा भी देते हैं। इसमें मेरे अलावा अलग टीचर मौजूद है मैथमेटिक्स के। ठीक है, वो डील कर रहे होते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, वरना डाटा मेरा तो वैसे चैनल के ऊपर ही अवेलेबल होता है। फिर ये है लाइव यूट्यूब की क्लासें जो मैं करता हूँ अब कंडक्ट। ठीक है, यूट्यूब के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, कभी वाईफाई हो जाता है। पाकिस्तान है जी, ये खूबियाँ सहूलियात तो फिर चलती रहती हैं। कभी कोई मसला हो जाता है, उसमें फिर ब्रेक हो जाता है। वो एक लेक्चर जो है वो मुझे 3-3 2-2 मरतबा करना पड़ता है, तो वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन होती है। इसलिए मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग करके तो सारा डाटा ठीक है। क्लासें मैं लाइव पढ़ा दिया करूँगा जो बच्चे डिमांड करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट रहते हैं, तो उनके लिए ये अलग से सिर्फ ग्रुप है, क्योंकि वो 8 सेमेस्टर है। इसमें बहुत सारे बच्चे वो कहते हैं जी आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ाए हमें वो चाहिए। तो भाई वो चाहिए हैं तो वो कैसे, यहाँ से मैं सोचने से तो नहीं आप तक पहुँच जाएंगे। तो वो ग्रुप के अंदर ये है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। फिर ये आपके सेल्फ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे टीचिंग करते हैं। अच्छा, ये एक दूसरा चैनल है, वो भी एक तो ये बनाया है, इसका मैंने इसी वेबसाइट के नाम से ही बनाया है। ठीक है, MA वर्चुअल स्टूडियोज़। ठीक है, इसके ऊपर भी डाटा आ रहा है। दूसरा ये मैट्रिक इंटर के लिए सक्सेस विद अवान है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डाटा आ जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDBs जितने भी आने तो हैं ही होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये मिड टर्म फाइनल टर्म की लाइव सेशंस होते हैं। इसकी फ़ी मैंने रखी बहुत कम, ये 6 माह का हमारा सेशन, इसकी 6000 फ़ीस होती है। मिड टर्म के लिए 3 है, फाइनल टर्म। जो बच्चा इसमें ग्रुप में आ जाएगा, अब ज़ाहिर है सारी क्लासें तो मैं 36 कोड तो नहीं अब सारे के सारे कर पाऊँगा लाइव। मैंने आपको रीज़न बताई है। मैं करना भी चाहूँ तो ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, वाईफाई हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब चलती क्लास ही ब्रेक हो जाए तो अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। वो मैंने करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं नज़र आता। तो इसलिए जो ये ग्रुप है इसके अंदर जो होगा ना, इसकी टाइम टेबल डिफ़ाइन करके, ठीक है, वो इसके अंदर फिर यूट्यूब के ऊपर होंगी लाइव ही क्लासें। ठीक है, सारी क्लासें नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी यूट्यूब से मैं हटा रहा हूँ, लाइव वो करवाऊँगा आपको, लाइव क्लासें जो बच्चे डिमांड करेंगे। लेकिन बाकी सारी जो होंगी वो जिस तरह ये एकेडमी की क्लासेस होती है, इसका टाइम टेबल है जो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इस ग्रुप के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो जो होगा वो यूट्यूब पे क्लासें हुआ करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर करवाई जाएंगी, लेकिन वो टाइम टेबल दायरा है। बच्चे जब अवेलेबल होते हैं तो उनसे मशवरा किया जाता है, ना बेटे आपके किस टाइम में आपको सूट करता है, तो सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं बच्चों से। तो वो ग्रुप में आने का ये होता है कि आप इंटरेक्शन के अंदर रहेंगे, तो उसके लिए फिर टाइम टेबल भी आ जाता है। फिर बच्चों से ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी वो कौन कौन से कोड्स हैं इनमें से जिसको वो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बच्चे इसमें 8 आपके सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, 32 तो ये कोड्स हैं। तो वो जो अब ज़ाहिर है जो अभी बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो लेटर ऑन पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो फिर उसकी क्लासें करवाना कोई ज़रूरी नहीं होता, वो बाद में भी करवा देते हैं, भाई महीने के बाद दूसरे महीने में करवा दें। तो वो इंटरेक्शन से ही है ना। तो ये 2 नंबर्स हैं, इनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये एकेडमी की भी जो है ना, या चैनल के लिए, जिसके लिए वेबसाइट के लिए वो भी ग्रुप मौजूद है। वो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो सीरियस होते हैं, फिर उनको मैं पहले ऐड कर देता हूँ इन ग्रुप्स में। ठीक है, तो पता है कि हाँ भी इन बच्चों ने एडमिशन लेना है। ठीक है, इसकी जो फ़ी इसकी है, ठीक है, पर मंथ है, 6 माह का सेशन होता है। वो फ़ी टोटल 6 माह की वसूल की जाती है। इसमें वो अलग मसला कि पर मंथ कर लें या 2 हिस्सों में कर लें या 6 हिस्सों में कर लें, वो मसला नहीं। तो जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उनको फिर मैं वेबसाइट की एक्सेस वैसे ही दे देता हूँ। ठीक है, और जो सिर्फ वेबसाइट की एक्सेस लेते हैं उनको अलाउ होता है कि वो ये क्लासें भी पढ़ सकें। ठीक है, तो जो बच्चे भी इधर हैं वो इस ग्रुप में भी आ सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये तो जब आपकी क्लासें अब शुरू होनी हैं, अभी तो ये मैं प्री क्लासें आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो आज से आपकी प्री क्लासेस हैं।
वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो जब आप ज़रूरत पड़नी है पता तो तब चलना है कि ये कितनी अहम है। और आपका पेपर या जीडीबी या असाइनमेंट 50% आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, यानी जो हैंडआउट्स बने हुए हैं, वो हैंडआउट्स भी उन किताबों से बने हुए हैं ना, उन किताबों में से मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिखी होती हैं, बुक में भी शुरू में लिखी होती है। इसी तरह रेफरेंस बुक्स जो हैं, ठीक है, वो आपके वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, क्या नाम है, LMS अकाउंट्स के ऊपर होती हैं। वो आपकी जो हैंडआउट्स हैं उनमें तो रिकमेंडेड बुक्स के नाम लिखे होते हैं ना, तो वो तो बाउंड तो नहीं है। इसीलिए वो बच्चे कहते हैं अनसीन पेपर है, अनसीन। बेटे ये यूनिवर्सिटी लेवल है, इसमें आपके 9-10 के बच्चे प्री क्लास से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा ही सकता हूँ ना, तो फिर पाकिस्तानी ना बने, स्टूडेंट बने और अपने फ़ायदे के जो काम है उनको देखें। गॉड ब्लेस यू।